नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां पर आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट भी करेंगे तो नतीजे आप देख पाएंगे जनमत में। जहां आज खबर पर हर जो खबर होती है उस पर आपकी राय भी हम जानना चाहते हैं और आपकी जो राय होती है हम उसको दिखाते भी हैं। आज हम जिन विषयों को लेकर चर्चा करेंगे, जिन विषयों को लेकर हम आपको बताने वाले हैं, उस पर जल्दी से नजर डालते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे आतंकियों की बौखलाहट की, क्योंकि आतंकी किस तरीके से लगातार बौखलाए हुए हैं और एक के बाद एक जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं और 3 दिन के भीतर 3 आतंकी हमले हुए हैं। इसके बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं क्या है ये पूरी खबर। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम माफिया पर, जिस तरीके से लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और स्टूडेंट्स बेशक परेशान हैं और मामला अब अदालत तक जा पहुंचा है। लेकिन किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर एक नई खबर सामने आई है, बड़ी खबर सामने आई है, वो भी आपको हम बताने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लालच की उस स्कीम की, जिसके बारे में इसके पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े किए गए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको हम बताने वाले हैं, वो भी विस्तार से बताएंगे और आपको अपडेट भी देंगे कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से, अब चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, जिनका दिल्ली में गठबंधन था, दोनों ही पार्टी बहुत ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी का टैंकर माफिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि उसको पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है दिल्ली में और इसीलिए दिल्ली वासी परेशान है। लेकिन सच ये है कि अदालत ने जो अब कड़ी फटकार लगाई है, उसमें अदालत ने साफ कर दिया है कि भाई आप आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन आरोपों में किसी तरह का कोई दम आपकी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो उन टैंकर माफिया पर शिकंजा कसना होगा जिनकी वजह से ये किल्लत बनी हुई है और इसके साथ ही पानी की जो बर्बादी हो रही है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा, उस पर भी आपको संज्ञान लेना ही पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक और बम की धमकी, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव के बीच में देखा होगा किस तरीके से एक के बाद एक बम की धमकी जो है वो लगातार आती गई, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कई जगह इस तरीके की धमकी देखने को मिली। लेकिन अब ये नई धमकी जो है वो कहां से सामने आई है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया कि शुरुआत हम करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील विभोर आनंद की उस खबर से, जिन्होंने हाल ही में, आपको याद होगा कि आम चुनावों को लेकर कांग्रेस पर अपनी खटाखट, अपनी देखा होगा राहुल गांधी को किस तरीके से वो खटाखट नकदी का जिक्र कर रहे थे और अपनी इस खटाखट नगद हस्तांतरण योजना से जुड़ी रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं विभोर आनंद की ओर से और उन्होंने कांग्रेस के सभी 99 सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका भी दायर की है। और विभोर आनंद ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर मतदाताओं को, खासतौर पर महिला मतदाताओं को 1 लाख रुपए देने का वादा करके उन्हें रिश्वत दी है। उनकी माने तो कांग्रेस ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(1) के तहत अपराध किया है, जो मतदाताओं को रिश्वत देने के एकमात्र इरादे से घोर भ्रष्ट आचरण के बराबर है। यही नहीं, विभोर आनंद ने इस मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिखकर चुनाव आयोग को मामले पर तत्काल संज्ञान लेने को कहा है और कहा है कि इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रपति भी चुनाव आयोग को इस बाबत निर्देश जारी करें। तो कुल मिलाकर के ये जो मामला है वो अब गंभीर मामला बनता हुआ नजर आ रहा है और विभोर आनंद, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से, खासतौर पर राहुल गांधी की ओर से जिस तरीके से चुनावी रैलियों में, चुनावी सभाओं में ये खटाखट जो धनराशि देने की बात की गई, जिसमें ये वादा किया गया कि 8,500 रुपये हर महीने और साल में 1 लाख रुपए इन महिलाओं को दिया जाएगा। और उसकी वजह से हमने देखा किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आ गईं और कांग्रेस पार्टी को वोट भी डाल के आईं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी नहीं जीती उसके बावजूद भी, क्योंकि वो अशिक्षित महिलाएं हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है, उनको पता नहीं है, उनको तो ऐसा लगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और उनको ऐसा भी लगा कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता से कुछ दूर रह गई। अब ये मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमें जो 8,500 रुपये महीने और साल में जो 1 लाख रुपये देने की बात कर रहे थे वो आप हमें दीजिए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले को लेकर फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब ये मामला अदालत की चौखट तक जा पहुंचा है। और चलिए इस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा भी करेंगे। खुद हमारे साथ विभोर आनंद जी जुड़ गए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। विभोर आनंद जी,
बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ पर सर। और सवाल मेरा सीधा सा आपसे है सर, हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इस पूरे मसले को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कैसे इस पर फंसती हुई नजर आ रही है और इसके पीछे आपकी दलील क्या है सर? देखिए अमित जी, बहुत सिंपल सा लॉजिक है जी। बहुत सिंपल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इलेक्शंस गवर्न करने का रूल है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में आता और आरपी एक्ट का सेक्शन 123 साफ कहता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट या उसका मेंबर या उसका ऑथराइज किया हुआ एजेंट कोई प्रलोभन देता है वोट के लिए जी। तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस में रिश्वत देने के मामले में आरोपित होगा। सीधा सीधा सा वायलेशन है। और सबसे बड़ी बात जो मैं माफी चाहूंगा, मैं मीडिया के ऊपर भी सवाल उठा रहा हूँ। 2 मई 2024 को इलेक्शन कमीशन ने साफ नोटिफिकेशन जारी किया था। आप जो कंप्लेंट देख रहे हैं उसमें ये नोटिफिकेशन का लिंक भी शेयर्ड है। 2 मई का नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने गारंटी कार्ड्स को इलीगल डिक्लेयर किया जी। लेकिन बावजूद उसके राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पूरी की पूरी इंडिया अलायंस लगातार एक एक दिन एक एक पल खटाखट 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 8,500 1 लाख बोलती चली गई। डाटा इकट्ठा होता गया। तो ये ना ही सिर्फ वायलेशन है आरपी एक्ट का बल्कि ये तौहीन है इलेक्शन कमीशन की पावर्स की भी जो उन्होंने यूज की और उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं पिछले इलेक्शंस के अंदर। हाँ, ये तो मैं लीगली बात कर रहा हूँ। लीगली कोई तोड़ नहीं है इसका। इनकी सदस्यता रद्द होनी तय है, हर हालत में तय है, क्योंकि सीधा सीधा वायलेशन है। महामहिम राष्ट्रपति के पास इसकी याचिका जा चुकी है जी। आज इलेक्शन कमीशन के पास भी दोनों याचिकाएं पहुंच चुकी हैं। बहुत जल्द इस पे संज्ञान लेके सेक्शन 146 के अंदर आरपी एक्ट के अंदर इंक्वायरी इनिशिएट की जाएगी जो कि मैंडेटरी है। सभी 136 के 136 सांसद जिनका नाम इस पूरी दोनों पिटीशनों में दर्ज है सबसे जवाब मांगा जाएगा। हो सकता है पार्टी प्रेसिडेंट को भी बुलाया जाए, कार्यकर्ता को भी बुलाया जाए एज ए विटनेस, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं की भी वीडियोज आ रही हैं जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको वोट देना है राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को, खटाखट आपके अकाउंट में 8,500 रुपये आते चले जाएंगे। तो क्लियर कट वायलेशन है। और सबसे बड़ी बात, ये इलेक्शन नाम की जो हमारा एक जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है उसकी सबसे बड़ी तौहीन है कि आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये लीगल ग्राउंड से अलग बात, लीगली तो गए, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है जनता के बीच शक्ल कैसे दिखाएंगे इनके 136 सांसद। जी बिल्कुल। लेकिन ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे विभोर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने राष्ट्रपति को भी इस बाबत शिकायत की है, आपने चुनाव आयोग को भी शिकायत की है, क्या इसके अलावा अदालत में भी आप इस मामले को ले जाने का सोच रहे हैं या फिर अदालत में भी आप इस मामले को ले जा चुके हैं? देखिए मैं आपको थोड़ा सा अमित जी प्रोसीजर समझा देता हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन जो होती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की या एमएलए की भी वो राष्ट्रपति करते। आर्टिकल 103 में उनके पास पूरी अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी है ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी। तो जो पहला स्टेप है वो राष्ट्रपति है, दूसरा स्टेप है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जब डिसीजन देगा, अपना ओपिनियन देगा राष्ट्रपति को कि डिस्क्वालीफाई होना है या नहीं होना, उसके बाद अगर हो जाते हैं तो ये लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, नहीं होते तो मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। चलिए बहुत धन्यवाद आपका विभोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनमत। और चलिए जनमत में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आतंकवादियों की झंझलाहट और बौखलाहट की, जिनसे जम्मू कश्मीर में हुए सफल चुनाव देखे नहीं जा रहे हैं, जिसका परिणाम अब जम्मू कश्मीर में दहशत के रूप में देखने को मिल रहा है। जहां बीते 3 दिनों में 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद 11 जून को भी आतंकियों की सुरक्षा बलों के साथ एक गंभीर मुठभेड़ हुई थी। इसके बाद अब डोडा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक अस्थायी कैंप पर गोलियां बरसा दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है
कि आतंकियों ने चुनाव खत्म होने के बाद अपने इस आतंक को जारी किया। वो चुनाव से पहले भी जम्मू कश्मीर में चुनावों को रोकने की भरपूर कोशिश करते दिखाई पड़े, लेकिन उनकी एक चली नहीं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। जम्मू कश्मीर में हुए सफल चुनाव और उन चुनावों में हुई बम्पर वोटिंग से घाटी में छुपे टेरर के आका बौखला गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मनाए गए लोकतंत्र के इस त्योहार ने पाकिस्तान के शह पर जम्मू कश्मीर में दहशत का तांडव करने वाले उन मौत के सौदागरों की नींदें उड़ा दी है, जो कश्मीर में लोकतंत्र की जगह गणतंत्र की बहाली कर जम्मू को घाटी में बदलने की साजिश रच रहे थे। उनकी इसी झुंझलाहट और बौखलाहट का परिणाम अब जम्मू कश्मीर में दहशत के रूप में देखने को मिल रही है, जहां बीते 3 दिनों में 3 आतंकी हमले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद 11 जून को भी आतंकियों की सुरक्षा बलों के साथ गंभीर मुठभेड़ हुई। इसके बाद डोडा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के एक अस्थायी कैंप पर भी गोलियां बरसाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आतंकियों ने चुनाव खत्म होने के बाद अपने इस आतंक को जारी किया। वो चुनावों से पहले भी जम्मू कश्मीर में चुनाव को रोकने की भरपूर कोशिश करते रहे, फिर चाहे वो चुनावों से पहले दिल्ली और गुजरात के स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल हो, या सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, नुपुर शर्मा, उपदेश राणा और टाइगर राजा जैसे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाने वाले लोगों के लिए 1 करोड़ की दी गई सुपारी हो, या नतीजों के दिन संसद से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध हो। पाकिस्तान ने भारत में छुपे देशद्रोहियों के सहारे अपनी इन नापाक हरकतों से चुनावों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की, जो अब नतीजों के बाद अपना टेरर हब कश्मीर से जम्मू की ओर स्थानांतरित कर रहा है, जिसका परिणाम अब जम्मू के निर्दोष हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी के साथ आतंकियों को 72 गुरों के पास पहुंचाने का सिलसिला भी जारी रखा है, लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि चुनावों से पहले जब गृह मंत्री अमित शाह अपने जीरो टेरर प्लान के तहत चुनावों के बाद कश्मीर से आतंक का सफाया करने की बात कह चुके हैं, तो फिर चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में आखिर आतंकी खून की नदियां कैसे बहा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। झारखंड की राजधानी रांची के एक निजी होटल की सभागार में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलन परांडे ने मुख्य रूप से संबोधित किया। इस संवाददाता सम्मेलन का मुख्य विषय बिंदु जो रहा विगत 9 जून को जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जा रही बस पर आतंकी हमले के संदर्भ में। इस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने कहा है कि 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी जाते समय आतंकवादियों जिस तरीके से हमला किया, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू जो हैं तीर्थयात्री मारे गए, ये घटना संपूर्ण देशवासियों को स्तब्ध कर गई। लेकिन उसके पहले एक सवाल हमने पूछा लोगों से, और हमने ये सवाल किया लोगों से कि क्या चुनावों से ये आतंकी बौखला गए? तो 99% लोग ऐसा हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, और मात्र 1% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं। यानी कि 99% जो देश की जनता है उसको ऐसा लगता है कि हाँ, वाकई में जो बौखलाहट देखने को मिल रही है, जिस तरीके से शांति कायम हुई है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर धारा 370 और 35 के खात्मे के बाद से 2019 के बाद से लगातार जो हालात वहाँ पर बदले, उसी से ये आतंकी बौखलाए हुए हैं और उनको ये शांति जो है वो रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि वो इन छिटपुट घटनाओं को अंजाम देकर कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर ये बात कहेंगे कि शांति है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जताने और बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तो जैसा कि इसके पहले मैं आपको बता रहा था कि झारखंड की जो राजधानी है रांची, उसके एक निजी होटल की सभागार में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलन परांडे ने मुख्य रूप से संबोधित किया था। और इस संवाददाता सम्मेलन का मुख्य जो
विषय था वो था 9 जून को जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जा रही बस पर आतंकी हमले के संदर्भ में। तो क्या कुछ कहा गया है पहले आप सुन लीजिए, और किस तरीके से तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है, गुस्सा देखने को मिल रहा है, वो आक्रोशित हैं, गुस्से से भरे हुए हैं, नाराजगी देखने को मिल रही है। जरा सुनिए आप। देश भर में आज विश्व हिंदू परिषद के युवक विभाग बजरंग दल के माध्यम से जिला स्तर तक डेमोन्स्ट्रेशंस प्रदर्शन करने का निश्चय हुआ है। और उसका कारण है कि 9 जून के दिन जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में शिवखोरी में माताजी के मंदिर का दर्शन करके जो श्रद्धालु लौट रहे थे बस से, उनके ऊपर पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक जिहादियों ने हमला कर दिया, जिस हमले में वह बस खाई में भी गिर गई। और इस हमले के कारण से 10 श्रद्धालुओं की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई है। यह जो एक कायरतापूर्ण हमला हुआ है, इसका विश्व हिंदू परिषद भर्त्सना करती है। और यह जो इस्लामिक आतंकवाद पुनः अपना सिर उठा रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कल भी और एक घटना अभी हो गई है, उसकी कार्रवाई चल ही रही है अभी, तो यह पुनः जो इस्लामिक आतंकवाद अपना सिर उठा रहा है, तो हमने यह निश्चय किया है कि इस प्रदर्शन के समय जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया को एक निवेदन दिया जाएगा और ये आग्रह किया जाएगा कि केंद्र सरकार ने ये इस्लामिक आतंकवाद के सिर को, इस सांप को कुचलना चाहिए। और चलिए बात करेंगे नीट परीक्षा परिणाम को लेकर उठ रहे सवालों की, क्योंकि सवाल का मन लायक जवाब नहीं मिलने से ये बवाल हो रहा है। और नीट परीक्षा का परिणाम आने के बाद छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की कार्यक्षमता पर, निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों का यह आरोप है कि मार्क्स देने और कॉपी की चेकिंग में धांधली की गई है। छात्रों ने अब अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है, लेकिन फिलहाल अदालत ने नीट की काउंसलिंग को रोकने और रीकाउंटिंग करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत का यह कहना है कि वो पहले नीट का पक्ष भी सुनेंगे और 8 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होनी है, जहां एनटीए अपना पक्ष रखेगा। एजेंसी ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और छात्रों के हर सवाल का जवाब देने की बात कही है। बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में इसको बारकोड को उन्होंने फाड़, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ। नीट यूजी 2024 परीक्षा की विसंगतियों को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। तमाम छात्र सड़कों पर उतरकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 11 जून को नीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह माना कि नीट यूजी परीक्षा परिणाम प्रभावित जरूर हुआ है और इसको लेकर एनटीए को जवाब भी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एनटीए और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई का समय निर्धारित किया है। शीर्ष अदालत ने 10 उम्मीदवारों की ओर से नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम ये मान रहे हैं कि परीक्षा परिणाम प्रभावित हुए हैं और इसको लेकर एनटीए और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा और न ही काउंसलिंग पर रोक लगाई जाएगी। जस्टिस विक्रमनाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की स्पेशल बेंच ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और परीक्षा को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी, जिसका रिजल्ट 4 जून को जारी हुआ। रिजल्ट को लेकर शिकायतें तब आईं जब 67 स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा में टॉप किया। पिछले 2-3 साल में 3-4 स्टूडेंट्स ही परीक्षा को टॉप कर पाए हैं, लेकिन इस बार टॉपर्स की संख्या ने एग्जाम में गड़बड़ी की ओर इशारा किया। रिजल्ट के बाद से ही पेपर लीक के आरोप एनटीए पर लग रहे हैं। हालांकि एनटीए ने भी माना है कि उसके कुछ सेंटर्स पर पेपर में गड़बड़ी हुई है। हालांकि पेपर लीक की बात को एनटीए ने खारिज किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शिवांगी मिश्रा और अन्य 9 लोगों ने याचिका दाखिल कर
नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी और धांधली के सबूत भी सार्वजनिक किए थे। आप भी सुनिए आयुषी की पीड़ा। मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने फाड़, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। इसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। ये याचिका 1 जून को दाखिल हुई थी। सभी 10 याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग की थी। बता दें कि NTA के शेड्यूल के मुताबिक रिजल्ट भी 10 दिन पहले जारी किया गया था। रिजल्ट जारी होने की तारीख पहले 14 जून थी। याचिका में कुछ उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के NTA के फैसले पर भी सवाल उठाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख यानी 8 जुलाई पर सबकी नजर है और देखना ये भी है कि NTA का अगला कदम क्या होगा। अपनी छवि पर खड़े हो रहे सवालों पर वो क्या स्टैंड लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसी पूरे मामले को लेकर एक सवाल हमने लोगों से पूछा, हमने एक पोल किया, हमने लोगों से पूछा कि नीट पर क्या एग्जाम माफियाओं को शिकंजा है। तो 96% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ, मात्र 4% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, जो आप सवाल कर रहे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ कहने वालों की संख्या कहीं ज्यादा, 96% लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है। महाराष्ट्र के पुणे से पहली बार सांसद बने मुरलीधर मोहोल ने मोदी सरकार 3.0 में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है और मुरलीधर मोहोल को बीजेपी ने पुणे से टिकट दिया था। मोहोल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र धांगेकर को 1.25 लाख मतों के अंतर से हरा दिया, यानी कि तकरीबन 1.25 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया। मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री का पद मिलने पर सुदर्शन न्यूज के संवाददाता सौरभ तिवारी ने मुरलीधर मोहोल से खास बातचीत की है। इस दौरान मुरलीधर मोहोल ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए आप। हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल साहब। मोहोल साहब, आपने मंत्रालय का चार्ज ले लिया है, कैसे रोड मैप देख रहे हैं आप? नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि जो कुछ जिम्मेदारी मिलेगी, जो कुछ काम मिलेगा उसको अच्छी तरह से निभाना है। सिविल एविएशन हो या कोऑपरेशन हो, ये दोनों जो डिपार्टमेंट है उस पर अभी एक का चार्ज लिया है, दूसरे का कर लेंगे। एक बात अच्छी है कि मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि अमित भाई की जो हमारे सहकारिता मंत्रालय के मिनिस्टर है, उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पुणे हो, महाराष्ट्र हो या पूरे देश की सेवा करने का भी मौका मिल रहा है, तो अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखो दोनों चुनाव अलग अलग है, रेफरेंसेस अलग अलग रहते हैं, सिचुएशन अलग रहती है, लेकिन ये एक बात है कि महाराष्ट्र की जनता जो है थोड़ा बहुत जो जनादेश है हमें कम मिला है, ये जनादेश को स्वीकार करना चाहिए और उसी तरह से हम उसको देखते, थोड़ा सा विश्लेषण उसका हो जाएगा। हमारे वरिष्ठ नेता उस पर काम भी कर रहे हैं, तो आगे जाके मुझे ये विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता फिर एक बार महायुति की सरकार को चुन के देगी, क्योंकि लोकल जो इश्यूज़ है, लोकल जो जनमत है जो है, तो हमारे साथ है। लोकल इश्यूज़ है वो पिछले 2.5 साल में, उससे पहले देवेंद्र जी के 5 साल के सरकार में बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में हुआ है। तो लोग ये भी देखते हैं, आखिर लोग विकास को वोट करते हैं, लोग विचार को भी वोट करते हैं,
तो मुझे इस वजह से मुझे ये लगता है, मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता फिर एक बार महायुति के साथ खड़ी रहेगी। संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि जो आपकी केंद्र सरकार है ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी, इस पर क्या कहेंगे? संजय राउत को आजकल कौन सीरियसली लेगा, आप भी मत लीजिए। तो ये तो हमारे साथ केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं मुरलीधर जी, इनका साफ तौर से कहना है कि भले ही लोकसभा के चुनाव में जो एनडीए गठबंधन है उसको सफलता न मिली हो, लेकिन विधानसभा का चुनाव अलग होता है। इस विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। चलिए ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल रिसर्च अस्पताल सेक्टर 32 के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को बम सुड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई और धमकी मिलते ही अस्पताल के प्रशासनिक और सिक्योरिटी अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर चंडीगढ़ पुलिस, बम स्क्वाड, क्राइम ब्रांच सहित कई अन्य जांच टीमें अस्पताल में पहुंच गई। इंस्टीट्यूट में करीब 15 मरीज और अन्य स्टाफ भी थे, लेकिन धमकी आने के बाद पूरे संस्थान को खाली करवा दिया गया। इंस्टीट्यूट में भर्ती मरीजों को सेक्टर 48 के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल सहित पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि पूरे इंस्टीट्यूट की तलाशी ली गई, लेकिन यहां कुछ भी संदिग्ध बम जैसा नहीं मिला। आपको बता दें कि अब बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। धमकी भरी ईमेल कहां से आई थी, इसकी जांच भी की जा रही है। अब बात करेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की, जहां प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भंडार की गिनती में अकूत खजाना धन निकला है। इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ भंडार से सोने, चांदी और नकदी मिली है और 4 राउंड की गिनती में मंदिर से 17,12,54,984 रुपए की बरामदगी हुई है। इसके अलावा 68 किलो चांदी और 1 किलो 850 ग्राम सोना भी भंडार से निकला है और इस सोने में 100 ग्राम के 15 सोने के बिस्किट भी मिले हैं। क्या है ये पूरी खबर, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए सर। भक्तों ने जो दान किया है वो 13 करोड़ प्लस है और ऑनलाइन मनी ऑर्डर के माध्यम से ऑनलाइन अकाउंट में अलग अलग माध्यम से भी जो राशि प्राप्त हुई है 3 करोड़ के से ज़्यादा है। चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम सांवलिया सेठ मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में भक्तों का जनसागर पहुंचता है। लोग यहाँ श्रद्धा अनुसार चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, जो महीने के समापन के साथ इतना हो जाता है कि उसे गिनने में कई दिन लग जाते हैं। चढ़ावे में केवल नकदी ही नहीं बल्कि सोने चांदी के जेवरात, आभूषण, सोने के बिस्किट और कई अन्य प्रकार की तमाम चीजें निकलती है। अब आपको इस मंदिर के मई जून के चढ़ावे के बारे में बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे और सोचेंगे कि इतना चढ़ावा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम सांवलिया सेठ जी का मंदिर है। जब इस मंदिर में मई जून वाली दान पेटी को खोला गया तो 17 करोड़ की नकदी और करीब 2 किलो सोना चांदी यहाँ मिला है। इसके साथ ही दान पात्र में 15 सोने के बिस्किट भी मिले हैं। इस दान राशि की काउंटिंग की गिनती 4 चरणों में की गई। बताया जा रहा है कि कृष्णधाम सांवलिया सेठ मंदिर का भंडारा 5 जून को खोला गया था। हर एक राउंड में धनराशि बढ़ती ही चली गई। चारों चरण में लगभग 13 करोड़ रुपए गिने गए। इसके अलावा ऑनलाइन भेंट कक्ष से लगभग 4 करोड़ रुपए मिले, यानी कुल चढ़ावा 17.13 करोड़ रुपए के आसपास रहा। इसी चढ़ावे में किसी श्रद्धालु ने अपनी श्रद्धा से 100 ग्राम के 15 बिस्किट चढ़ाए। इतना ही नहीं, चढ़ावे में चांदी के आभूषण भी रिकॉर्ड संख्या में पाए गए हैं। 68 किलो की चांदी इस बार सांवलिया सेठ की खजाने से निकली है। तो वहीं आप इन तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं कि दान पात्र खोले जाने के बाद राशि गिनने के लिए कई लोगों को लगाया गया है। नोटों की गड्डी बनाई जाती है और उसे एक जगह पर रखा जाता है। नकदी गिनते समय हर जगह नोट बिखरे हुए हैं। ये दृश्य ये बता रहा है कि भारत में दानवीरों की कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। गणना जो है दान पेटी से निकलने वाली राशि की
हर माह लगभग होती है। और आपकी बार जो दान पेटी से भक्तों ने जो दान किया है वो 13 करोड़ प्लस है। और ऑनलाइन मनी ऑर्डर के माध्यम से ऑनलाइन अकाउंट में अलग अलग माध्यम से भी जो राशि प्राप्त हुई है वो 3 करोड़ के से ज़्यादा है। कुल मिला के 17 करोड़ के आसपास हमें दान राशि प्राप्त हुई है। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इस राशि का हम सदुपयोग करें और जो भक्तों और श्रद्धालुओं की जो आस्था है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके यहाँ जो दर्शनों के दौरान या फिर यहाँ विजिट के दौरान किसी प्रकार की उनकी असुविधा नहीं हो, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हम यहाँ करते हैं, डेवलपमेंट कार्य करवाते हैं। और ताकि भक्तों की आस्था वो अधिक से अधिक यहाँ बढ़े, विश्वास उनका बढ़े। ये जो काउंटिंग में हमारा जो मंदिर का स्टाफ ही रहता है, जो यहाँ कार्यरत रहता है अलग अलग जगह, और उसमें अलग अलग सेक्शंस के जो लोग होते हैं उनको हम रोटेशन से लगाते रहते हैं। और ट्रांसपेरेंसी के लिए पूरा प्रयास रहता है कि वहाँ वीडियोग्राफी जो है, वीडियोग्राफर हैं उनको हम लगा के रखते हैं। और साथ ही CCTV कैमराज हैं, उसका भी हम कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है सारी व्यवस्थाएं मॉनिटर करते हैं। होम गार्ड्स भी रहते हैं और जो हमारा खुद का जो गार्ड्स हैं उनकी व्यवस्थाएं रहती हैं। हमारे अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, तो पूरा ध्यान रखते हैं कि पूरे तरीके से, पूरे ट्रांसपेरेंसी से गणना कार्रवाई संपादित हो। हाँ, भक्तों की श्रद्धा है कि वो किसी भी रूप में दे जाते हैं। किसी ने लहसुन की खेती करी तो लहसुन चांदी का चढ़ा जाएगा, किसी ने बढ़िया व्हीकल का बिजनेस किया तो व्हीकल चांदी का। और अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकृति की जो चीज़ें वो धातु के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। भक्तों ने जो दान किया है वो 13 करोड़ प्लस है। और ऑनलाइन मनी ऑर्डर के माध्यम से ऑनलाइन अकाउंट में अलग अलग माध्यम से भी जो राशि प्राप्त हुई है वो 3 करोड़ के से ज़्यादा है। तो लोगों की आस्था देखिए, लोगों की भक्ति देखिए, लोगों की श्रद्धा देखिए, किस तरीके से उन्होंने भगवान के दर पर भंडार भर दिए हैं। और आप देखिए 3 करोड़ से ज़्यादा की नकदी जो है वो यहाँ से पाई गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो भगवान के दर पर पहुँचते हैं और वहाँ पर न केवल वो पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बल्कि किस तरीके से श्रद्धा भाव से जो भी उनसे बन पाता है वो भी करने से वो पीछे नहीं हटते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।